हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? तो आज बच्चों शुरू करते हैं 4th चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी, दीकूज को बोलते हैं आउटसाइडर जो लोग होते हैं, जो बाहरी लोग थे, उनको दीकू कहा गया था। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, और एक सुनहरे युग का दृश्य या फिर एक सुनहरे युग का स्वप्न। तो आज हम ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही एक फेमस पर्सनैलिटी जो कबीले में मौजूद थी, मुंडा कबीले में मौजूद थी, उसका नाम था बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड ने किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटी को अफेक्ट किया था, किस तरीके से उनका जीवन प्रभावित हुआ था, उनका कल्चर प्रभावित हुआ था। तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। इन 1895 1895 में अ मैन नेम्ड बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। तो बिरसा नाम का एक व्यक्ति है जो जंगलों में घूम रहा था एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड, और झारखंड के छोटा नागपुर गांव में। तो बिरसा नाम का कोई व्यक्ति था जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरीके से स्टोरी चल रही है, अपने माइंड में आप स्टोरी की तरह घुमाइए इस चीज़ को, इस चैप्टर को। सो पीपल सैड ही हैड मेरेकुलस पावर्स, लोगों का कहना है कि उसके पास क्या है, चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिसीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, वह सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है एंड जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसको भी कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। बिरसा खुद भी ये कहता था कि भगवान ने उसे लोगों को संकट से बचाने के लिए नियुक्त किया है। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दीकूज ऑल्सो आउटसाइडर्स, और साथ ही लोगों को दीकुओं यानी कि जिन्हें बाहरी लोग कहा जाता था, उनकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए भी भेजा है। सून थाउजेंड्स बिगिन फॉलोइंग बिरसा, शीघ्र ही हजारों की तादाद में लोग बिरसा के अनुयायी बनने लगे। बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान, और यह मानने लगे कि बिरसा क्या है, भगवान है। एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आया है। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज, तो बिरसा का जो जन्म हुआ था वो मुंडा कबीले में हुआ था। अ ट्राइबल ग्रुप, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था, आदिवासी समूह था, दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, जो कि एक छोटा नागपुर नामक जगह में रहता था। तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर का एक कबीलाई समूह था। But his followers included other tribals of the region, संथाल एंड ओरांस, परंतु उसके अनुयायियों में अन्य क्षेत्रों के कबीले भी शामिल थे, जैसे संथाल और ओरांव। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing. तो उनमें से सभी विभिन्न तरीके से जो बदलावों को महसूस कर रहे थे, जिन बदलावों को अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल, साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान जिन समस्याओं का वह सामना कर रहे थे, उनसे भी वो अप्रसन्न थे। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, उनकी जो परिचित जीवन था, यानी कि जो वो हमेशा से जिस जीवन को जीते आ रहे थे, वो भी लगभग उनका गायब होता जा रहा था। देयर लिवलीहुड वर अंडर थ्रेट, उनका जो जीवन निर्वाह था वो भी किस में था, खतरे में था। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर, साथ ही साथ उनका धर्म भी खतरे में था। वट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, आखिर ये समस्या क्या थी जिनको बिरसा सॉल्व करने वाला था। हु वर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर्ड टू एज दीकूज, और ये दीकू कौन है जिनको, और ये दीकू शब्द जो यहाँ पे दिया गया है, दीकू कौन है, ये बाहरी लोग आखिर कौन थे, ये प्रश्न उठता है इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में। एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, और किस तरीके से इन बाहरी लोगों ने इन कबीलाई लोगों को अपना गुलाम बनाया, दास बनाया। वट वॉज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेज शासनकाल के दौरान इन कबीलाई समूहों के साथ क्या हुआ था।
हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनका जीवन कैसे बदल गया. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेंगे. यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर्स. तो हमने पिछले वर्ष कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था. मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाई ब्राह्मण्स. तो इन कबीलों के जो अपने रीति रिवाज थे वो बिल्कुल अलग थे जो कि ब्राह्मणों के होते थे. ठीक है, तो ब्राह्मण्स और कबीलाई लोगों के बीच के जो रीति रिवाज थे वो बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से. These societies also did not have the sharp social divisions. इन सोसाइटीज़ में यानी कि जो कबीलाई लोगों के जो समाज था उनमें बहुत ज़्यादा सामाजिक विभाजन नहीं था. दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटीज़, जैसा कि आपने जातिगत समाज में देखा होगा. फॉर एग्जांपल हम अपने आप को ही ले लेते हैं. हमारे यहाँ पे कितनी सारी कास्ट हैं, बहुत सारी कास्ट हैं. जैसे ब्राह्मण हो गया, गुजर हो गया, जाट हो गया, है ना, कितनी सारी कास्ट है. वी हैव लॉट ऑफ कास्ट इन अवर सोसाइटीज़. सो उस समय जो कबीलाई समाज था उनके यहाँ सोशल डिवीज़न ज़रूर था, सामाजिक विभाजन ज़रूर था, लेकिन कास्ट डिवीज़न नहीं था. ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप. यानी कि वो सभी लोग जो एक कबीले से जुड़े हुए होते थे वे अपने आप को एक रिश्तेदारी के रूप में बांधे रखते थे. यानी कि वो सोचते थे कि भाई हम एक कबीले के हैं तो एक रिश्तेदार है, एक तरीके से एक ही खून से जुड़े हुए हैं, एक ही वंश से जुड़े हुए हैं. तो इस तरीके से वो अपने आप को मानते थे. However, किंतु दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वाज नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स. किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ पे कोई सामाजिक और आर्थिक अंतर नहीं था. हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहाँ पे कास्ट डिवीज़न नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कबीले में सामाजिक और आर्थिक विभाजन नहीं था. नेक्स्ट है हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लाइव. तो जो ट्राइबल ग्रुप था, जो कबीलाई समूह था, उसका उनका जीवन कैसा था, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. शुरू करते हैं. बाय द 19th century, 19वीं शताब्दी से ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़. तो भारत के विभिन्न हिस्सों में कबीलाई लोग बहुत सारी क्रियाकलापों में व्यस्त थे. सम वर झूम कल्टिवेटर्स, इनमें से कुछ झूम खेती करने वाले थे. सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो कुछ कबीलाई लोग झूम खेती करते थे, यानी जिसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं. झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है. दिस वाज डन ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट. तो यह अधिकतर जंगलों में भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर यह खेती की जाती थी. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. तो ये खेती करने वाले पेड़ों को ऊपर से टॉप पर से काट देते थे ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो जमीन पर आ सके. एंड बर्न्ड द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. और खेती करने के लिए जो भूमि पर जो वनस्पति होती थी उसको जला दिया जाता था, साफ करने के लिए जला दिया जाता था. दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग. और आग लगने के बाद जो राख होती थी, ऐश होता था, राख होती थी, उसको जमीन में फैला दिया जाता था. विच कंटेंट पोटास टू फर्टिलाइज द सॉइल. जिसमें पोटास की मात्रा होती थी जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता था. दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड द होए टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन. तो पेड़ों को काटने के लिए वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे और भूमि को कुरेदने के लिए, ठीक है, स्क्रैच करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल करते थे ताकि खेती के लिए वो मिट्टी को, यानी कि जो भूमि पर जो मिट्टी है उसको तैयार कर सकें. दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स. फिर वे बीजों को बोते. दैट इज स्कैटर द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टीड ऑफ प्लाइंग द लैंड. तो क्या करते थे ये आदिवासी लोग, बीजों को बोने की बजाय, यानी कि हल से जमीन को जोतने की बजाय और उसको बीजों को बोने की बजाय वो क्या करते थे, बीजों को लेकर के ऐसे बिखेर देते थे. ठीक है, मतलब बीजों को लिया और उनको ऐसे बिखेर दिया. उन्हें बोते नहीं थे हल वगैरह ला करके, सिर्फ बिखेर दिया करते थे.
वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब एक बार फसल तैयार हो जाती और उसको काट लिया जाता, दे मूव टू अनदर फील्ड, तो वे दूसरे क्षेत्र की तरफ चल पड़ते। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस, जब एक बार किसी भूमि पर खेती कर ली जाती, वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, तो उसे कई वर्षों तक के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता। Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India. जो ये स्थानांतरित खेती करने वाले थे वो पहाड़ी इलाकों और उत्तर पूर्वी या फिर सेंट्रल इंडिया के आसपास के जो जंगल थे उन इलाकों में पाए जाते थे। The lives of these tribal people depended on free movement within forest. इन कबीलाई लोगों का जो जीवन था वो एक तो स्वच्छंद तरीके से जंगलों में स्वच्छंद तरीके से, यानी जिस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से खेती करी एक जगह पर, फिर उसके बाद खेती करने के बाद अपना उसको कटाई करने के बाद खेती की, फसल की कटाई करने के बाद फिर दूसरे टुकड़े भर करी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या वो घूमते रहते थे, अपना आज़ादी से घूमते रहते थे, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो वहाँ खेती नहीं कर सकते, तो कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो इसलिए उनका जो जीवन था वो फ्री था बिल्कुल, ठीक है, फ्री मूवमेंट वाला था विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, तो साथ ही वो भूमि का प्रयोग कर सकते थे अपना आज़ादी से और जंगलों में अपनी फसलें उगा सकते थे। तो इनका जो जीवन था वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता पर निर्भर था, जो जिस तरीके से वो जंगलों में एक्टिविटीज़ करते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये एक तरीका था जिसमें वो स्थानांतरित कृषि किया करते थे। तो ये थी उनकी शिफ्टिंग कल्टिवेशन। So thank you so much for watching this video. Please do comment, like and subscribe our channel. Thank you so much.